Hello everyone. In today class we are going to discuss UP PGT Commerce 2021 पेपर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए करेंगे ताकि आपके प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, प्लस हमारा पेपर भी डिस्कस हो जाए। आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मुझे मैसेज करके बताएंगे, तो आप मैसेज करिए जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, आंसर्स मैं वहाँ से मैच करती जाऊँगी एंड साइड बाय साइड मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो क्विकली जैसी क्वेश्चन आता है पढ़ने के बाद जो भी आपका आंसर है उसको मैसेज में करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस। फेस वैल्यू का एक्सेस इशू प्राइस से, यानी कि फेस वैल्यू ज़्यादा है और इशू प्राइस क्या है, कम है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। फेस वैल्यू क्या है, जो शेयर या डिबेंचर के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको क्या कहते हैं हम, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा है और इशू प्राइस कम है। सपोज फेस वैल्यू है 100 और इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस है 90, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्काउंट। अगर आपकी इशू प्राइस एक्सीड करता है फेस वैल्यू को तो उसको क्या कहेंगे, प्रीमियम। ये क्लियर है, यानी कि अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है इशू प्राइस से, इट मीन शेयर कैसे इशू किया गया है, डिस्काउंट पर। अगर आपका इशू प्राइस मोर है, एक्सेस है फेस वैल्यू से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके अलावा इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, तो भी क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय। स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, स्केलर चेन प्रिंसिपल दिया है अपना हेनरी फ्योल ने। जो स्केलर चेन प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो भी हेनरी फ्योल ने दिए हैं। इसके अलावा हेनरी फ्योल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी किसको कहते हैं, हेनरी फ्योल को। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को ही कहते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। साइंटिफिक होता है FW टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न मैनेजमेंट के कंसर्न में अगर हम बात करते हैं तो उसके कंसर्न में किसकी बात कर रहे हैं हम, हेनरी फ्योल की। इसके अलावा हेनरी फ्योल ने 5 एलिमेंट भी दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इन्होंने 5 एलिमेंट भी दी हैं। कौन से हैं 5 एलिमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, वो जो थे वो 5 एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी किसने दिए हैं, वो भी हमारे दिए हैं हेनरी फ्योल ने। क्लियर है, हेनरी फ्योल के बारे में एटलीस्ट इतनी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए कि भाई उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है उनके नेम याद करने हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहती है। उन्होंने 5 एलिमेंट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे के सारे भी किसने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं FW टेलर की, तो FW टेलर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर हैं। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया है। इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि मैं अगर सारे प्रिंसिपल अभी यहाँ पे रिपीट करने लगी तो एक पेपर करने में कम से कम 10 से 12 क्लास लग जाएंगी। तो मेन चीज़ें बता रही हूँ मैं सिर्फ। FW टेलर ने 7 प्रिंसिपल दिए हैं। उसके अलावा
इन्होंने जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनको 6 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया है। बिजनेस ऑपरेशंस को 6 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया है। बिजनेस ऑपरेशन 6 एक्टिविटीज़ में क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। क्लियर है ये चीज़? तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें, आप कौन से 6 प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल क्या है, ये भी आपको साइड बाय साइड लर्न करने हैं। कल मैं आपसे पूछूंगी तो आप इनको रिवाइज करके रखेंगे कि कौन से 7 प्रिंसिपल है और कौन से 6 एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर को ऐसे करना है कि उसके कनेक्टेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं एल्टोन मायो की। एल्टोन मायो प्रपाउंडर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। अगर हम एल्टोन मायो की बात करते हैं तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये प्रपाउंडर है और फादर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा एल्टोन मायो ने क्या किया था, हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया था। एल्टोन मायो ने जो हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट था वो भी किसने किया था, एल्टोन मायो ने। और उन्होंने क्या किया था, हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंडक्ट किया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट इन हावथ्रोन शिकागो में। तो किसने किया, हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट एल्टोन मायो ने किया। इनका रिलेशन किससे है, किसके प्रपाउंडर है ये, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के। इसके अलावा ये नोट्स में आपको सारा डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें लिखनी। ध्यान दीजिए सुनने में और अपने माइंड में सेट करने में। बिसाइड दिस एल्टोन मायो को प्रपाउंडर भी कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। उन्होंने हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर वर्किंग कंडीशन को रिड्यूस भी कर दिया जाए और ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो भी वर्किंग कंडीशन लेस प्रोवाइड करके भी जो आउटपुट है वो मोर होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है। उसको ह्यूमन रिलेशन की, आपस में कोऑर्डिनेट करने की, एक दूसरे से बात करने की फ्रीडम दें, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद अगर हम मैक्स वेबर की बात करते हैं तो मैक्स वेबर को क्या कहते हैं, मैक्स वेबर को कहते हैं फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और मैनेजमेंट। जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, उसके फादर कौन है, मैक्स वेबर है। इनको सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के फादर भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट। तो एक बार रिपीट कर रही हूँ, F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं। इन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए हैं। इन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 6 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड किया है। कौन से 7 प्रिंसिपल है, कौन से 6 एक्टिविटीज़ है, आप ये लर्न करके मुझे मैसेज करके बताएंगे। हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किए हैं। इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। इन्होंने बिजनेस की जो एक्टिविटी है उनको 5 एलिमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, वो सब चीज़ों में डिवाइड किया है। किसने, हेनरी फ्यूल ने। एल्टोन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। इन्होंने हावथ्रोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट इन हावथ्रोन शिकागो में, और ये चीज़ प्रूफ की थी बहुत सारे सीक्वेंसली एक्सपेरिमेंट करके कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट के लिए। अगर पर्सन को आप लेस फैसिलिटी प्रोवाइड करो और उनको ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिश करने की फ्रीडम दो तो उसमें आउटपुट में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको डिटेल में आपने पढ़ी हो तो आपको याद हो कि बहुत सारे उन्होंने साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट किए थे, 4-5 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बेस पे उन्होंने अपना पर्टिकुलर ये डिसीजन निकाला था। मैक्स वेबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कहते हैं और इन्होंने सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। यानी कि इनका मेन फोकस किसके ऊपर था, एक तो ब्यूरोक्रेटिक के ऊपर और एक सोशल एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट। तो ये एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा आता ही आता है, तो ये
कुछ पॉपुलर नेम है, इन चारों का आपको पता होना चाहिए कौन क्या है। हर पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन। अगर मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेगा, फिर क्या करेगा? कंट्रोलिंग करेगा। देखिए सबसे पहले प्लानिंग होती है, तो पढ़ते समय सेकंड और थर्ड तो वैसे ही कट हो जाएंगे। अब देखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बाद में होगा, जब आप किसी चीज़ को अप्लाई कर दोगे तभी तो कंट्रोलिंग करोगे। तो उस बेस पे भी अगर आपको याद नहीं है तब भी आप चूज़ कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द एसेट ऑफ अ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो एसेट्स और लाइबिलिटी किस पे ट्रांसफर की जाती हैं? बुक वैल्यू पर। यानी कि फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। आपको इनकम टैक्स कराया था, याद होगा आपको, इसमें लिस्ट दी थी कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। तो उसी लिस्ट के बेस पे और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। अब पहली है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, आपने ग्रो किए हैं, एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही हो रही है, उससे आपको रेंट मिल रहा है, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप खरीद के आपने इनकम जनरेट की है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, ये एग्रीकल्चर इनकम है। तो आपसे पूछा है किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी है। आप स्टैंडिंग क्रॉप को अगर खरीदते हो तो स्टैंडिंग क्रॉप को खरीद के जो बेनिफिट मिलता है उसको सोल्ड आउट करके वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, वो क्या हो जाता है? कमर्शियल एक्टिविटी। देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अगर आप शेयर फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे आप डेबिट करोगे? वो आप करोगे कॉल्ड अप कैपिटल से। जब शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। कॉल अलॉटमेंट जो भी अनपेड है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना मांगा गया है, शेयर फॉरफिटेड में जितना मिल गया है, शेयर अनपेड कॉल में जितना नहीं मिला है। तो यानी कि ये सारा डिस्क्रिप्शन किसका है? कॉल्ड अप अमाउंट का, यानी कि जितना पर शेयर अमाउंट मांगी गई है उसके ऊपर हमें जो रिसीव होता है वो हम कहाँ मेंशन करते हैं? वो हम मेंशन करते हैं एंट्री में, किसमें? कॉल्ड अप कैपिटल के बेस पे। और अगर शेयर फॉरफिटेड करते हैं और शेयर फॉरफिटेड करने के बाद उनको क्या किया जाता है? री इशू। अगर आप शेयर री इशू करते हो तो री इशू सिचुएशन में जो शेयर कैपिटल है वो किससे क्रेडिट होती है? शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है पेड अप कैपिटल से। ध्यान दीजिएगा, अगर शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल से। अगर फॉरफिटेड शेयर री इशू होते हैं तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है किससे? पेड अप कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7 डिफरेंट है, ये सिर्फ यूपी पीजीटी में ही आता है, यूपी टीजीटी पीजीटी में आता है ये कंसेप्ट, और किसी पीजीटी में मैंने नहीं देखा है। अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन,
जो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रिकली, और कई बार इसको ज्योमेट्रिकली की जगह क्या वर्ड लिखा होता है? एक्सपोनेंशियली। माल्थस थ्योरी क्या बताती है? माल्थस थ्योरी पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में रिलेशन बताती है। माल्थस थ्योरी है वो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में क्या बताती है? वो रिलेशन बताती है। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको, बाकी नोट्स में सेंड कर दूंगी। माल्थस थ्योरी पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में रिलेशन बताती है। वो ये कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली और एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और जो फूड सप्लाई है वो किस में बढ़ती है? ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, और फूड सप्लाई किस में बढ़ती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सबको मीनिंग पता है ज्योमेट्रिकल और अर्थमेटिक का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, एक्सपोनेंशियल पावर बढ़ती जाती है। और AP का मतलब क्या होता है? बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। A+D, A+2D, A+3D, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू माल्थस जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिकली, और फूड सप्लाई अर्थमेटिकली बढ़ती है। इसलिए पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से फूड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर हेड फूड सप्लाई है वो लेस हो जाती है, और लोगों को खाने की जो प्रॉब्लम अराइज होती है उनको उनकी बेसिक नीड की चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसके लिए माल्थस कहते हैं कि दो तरीके हैं। एक तो नेचर जो है नेचर खुद से बैलेंस बनाता है, और एक होता है कि ह्यूमन बीइंग कुछ प्रिकॉशंस अडॉप्ट करके बैलेंस क्रिएट करते हैं। जो नेचर खुद से बैलेंस बनाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स। जैसे अर्थक्वेक आ गया, वार्स हो गई, फ्लड्स आ गई जिसमें बहुत सारे लोग मर गए और पॉपुलेशन क्या हो गई? कम हो गई अकॉर्डिंग टू माल्थस। तो इससे क्या है? बैलेंस बन गया। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उनकी वजह से लोग मरते हैं, वार की वजह से मरते हैं, और पॉपुलेशन कम हो जाती है ताकि फूड सप्लाई सबको मिल सके। और दूसरा तरीका क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट करे, जिनको बोलते हैं प्रिवेंटिव चेक। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो नेचुरल कैलामिटीज़ के जो चेक्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स। वार की वजह से जो पॉपुलेशन रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स। और ह्यूमन बीइंग जो प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? वो प्रिवेंटिव में आ जाती है, ताकि पॉपुलेशन क्या की जा सके? कंट्रोल की जा सके। माल्थस ने ये कहा था कि भाई जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक, जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक 9.9 मिलियन हो जाएगी। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 9.9 मिलियन हो जाएगी। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि 25 सालों में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी देने जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। फूड सप्लाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी जो पॉपुलेशन है वो 25 सालों में डबल हो जाएगी, और 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 9.9 मिलियन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू माल्थस, और यू कैन से माल्थसियन थ्योरी, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चेक और एक होता है प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक नेचुरल कैलामिटीज़ के आने से, यानी कि फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह आने से जो पॉपुलेशन लोग मरते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, उसको कंसीडर करते हैं। वार की वजह से जो लोग मरते हैं उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, वो सारे कहाँ थे? पॉजिटिव चेक्स, यानी कि नेचर अपने आप ही बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और प्रिवेंटिव मेजर में क्या होते हैं कि मैन मेड चेक्स इनको कहते हैं, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ कंट्रोल करके, पॉपुलेशन कंट्रोल करके, फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो होते हैं प्रिवेंटिव चेक। इतना भी कर लोगे काफ़ी है। घूम फिर के पिछले 5-6 सालों में यूपी पीजीटी टीजीटी में आया है, इसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
With the help of following information, calculate provision for bad and doubtful debts. प्रोविज़न किसके लिए बनाते हैं? जो डाउटफुल और बैड है उनके लिए. जो पहले से बैड हो चुके हैं उनके लिए प्रोविज़न नहीं बनता है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. डेटर एम ₹3200 बैड टू बी राइट ऑफ. ये बैड हो चुके हैं, तो जो बैड हो चुके हैं, जो श्योर हो चुके हैं, उनके लिए प्रोविज़न नहीं बनेगा. डेटर एन ₹8,000 एक्सपेक्टेड टू रिलाइज ओनली 70%. यानी कि जो डेटर एन है उससे 8,000 लेने थे और उससे सिर्फ कितना मिलने की संभावना है? 70%. यानी कि डाउटफुल कितना हो गया? डाउटफुल हो गया 30%. 8,000 का 30% 2,400. देन डेटर ओ में ओ को 6,000 देने थे, उससे रिलाइज होने की संभावना है सिर्फ 60%. यानी कि 40% क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा. 6,000 का 40% यानी कि कितना बैड होगा? डाउटफुल होगा 2,400. देन डेटर पी, इससे 4,000 लेने थे लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है और सारी की पॉसिबिलिटी है कि रिकवर ना हो, तो ये भी डाउटफुल है, इसलिए इसके लिए भी प्रोविज़न बनाना पड़ेगा. तो टोटल प्रोविज़न कितना हो गया? 8,800. तीनों को टोटल कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 8,800. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. On 31st March 2019, total debtors ₹25,000 and bad debts ₹1,000. So if rate of discount on debtor is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then amount of discount on debtor will be. आपको बताना है कि डिस्काउंट ऑन डेटर की क्या अमाउंट आएगी. सी, जो 25,000 डेटर है और बैड हो गए हैं 1,000, तो कितने बच गए? 24,000. सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो 5% बनाएंगे. 24,000 का 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. 24,000 का 5% आप निकालेंगे. 24,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,200. बैलेंस कितना बच जाएगा आपके पास? 24,000 में से 1,200 लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया? ये 800 और ये 22,800. डिस्काउंट ऑन डेटर बैलेंस पे निकलता है, जो बैलेंस अमाउंट होती है उस पर क्या निकाल दोगे? डिस्काउंट ऑन डेटर. डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या निकालना है? 22,800 का 2%, तो इसका 2% निकालोगे. 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4. आंसर क्या आ जाएगा? 456. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. बताइए कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं? सबको ऑल क्लियर है सारी कैलकुलेशन? ओके. Now next question. Question number 10. Collection from debtors. डेटर से आपने कलेक्शन किया और उसका इम्पैक्ट पूछा है करंट रेशो के ऊपर, क्या होगा? आपको पता है करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो होता है करंट एसेट्स, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. आपसे पूछा है कि भाई अगर आपने कलेक्शन की है डेटर से तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? डेटर से कलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैश प्लस हो जाएगा और डेटर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. यानी कि करंट एसेट ही प्लस हुई है और करंट एसेट ही माइनस हुई है. इसका मतलब करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा और करंट लायबिलिटी एज इट इज़ है. जब कोई चेंज ही नहीं आए किसी भी चीज़ में तो इससे करंट रेशो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. यानी कि 10th का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. इसके साइड बाय साइड एक नोट हमेशा ध्यान रखना. ये तो आपको पता है कि भाई अगर करंट एसेट या करंट लायबिलिटी सेम चेंजेस होते हैं, यानी कि करंट एसेट में प्लस करंट एसेट में ही माइनस,
करंट लाइबिलिटी में प्लस, करंट लाइबिलिटी में ही माइनस होता है, तो नो चेंज होगा। यानी कि कोई भी रेशो हो या किसी भी रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों में एक ही जगह न्यूमरेटर में प्लस और न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस या डिनोमिनेटर में ही माइनस हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। बिसाइड दिस आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी रेशो, ये जो बात है ये यूनिवर्सल है, हर रेशो में अप्लाई होगी। अगर किसी भी रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम अमाउंट से, दोनों के दोनों सेम अमाउंट से क्या होते हैं, डिक्रीज। कोई भी रेशो हो, अगर रेशो के फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज होते हैं तो रेशो क्या होगा, रेशो हो जाएगा इंक्रीज। यानी कि जो भी इम्पैक्ट है वो सेम अमाउंट का है, सेम अमाउंट न्यूमरेटर में से माइनस हो रही है, सेम अमाउंट डिनोमिनेटर में से माइनस हो रही है, तो उसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट होगा वो रेशो को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। इसी तरह से कोई भी रेशो का फॉर्मूला हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से सेम अमाउंट प्लस हो रही है, सेम अमाउंट प्लस हो रही है, यानी कि सेम अमाउंट से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा डिक्रीज। ये चीज़ें ध्यान रखना। और बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि भाई अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशो क्या होगा, रेशो हो जाएगा इंक्रीज। अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो रेशो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ जनरल चीज़ें भी अपने दिमाग में सेट करके चलिए जो कि हर फॉर्मूले के साथ अप्लाई होंगे। अदरवाइज़ फिर आपको फॉर्मूले में इस तरह से करके देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, फिर एज्यूम डेटा लोगे और चेक करोगे। तो इट इज़ बेटर कि आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी फॉर्मूला है, दोनों में अगर चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस कैसे हैं, अगर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो रेशो इंक्रीज़ होगा, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं सेम अमाउंट से तो रेशो डिक्रीज़ होगा। न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा है सेम अमाउंट से और न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो इंक्रीज़ होगा। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेशो डिक्रीज़ होगा, और वाइस वर्सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The form of organization in which expert assistant is available to line manager। वो कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको एक्सपर्ट असिस्टेंट मिलता है, एक्सपर्ट असिस्टेंट मिलता है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर लाइन में एक स्पेसिफिक मैनेजर होता है, लाइन मैनेजर होता है जो कि असिस्ट करता है। यानी कि आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के असिस्टेंट के अंदर काम करना है, उसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है और वो अपने एरिया में स्पेशलाइज होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट असिस्टेंट अवेलेबल होता है। और अगर क्वेश्चन आपसे ये आता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना कौन सा होता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और एक्टिविटी रेशो मीन्स द सेम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। टर्नओवर और एक्टिविटी मीन्स द सेम। तो आपसे पूछा हुआ है कि रेशो क्या है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है एक्टिविटी रेशो। अगर आपको टर्नओवर रेशो दिया हो या एक्टिविटी रेशो दिया हो, उसी के दूसरे नाम है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। यानी कि बिजनेस में अगर आपको पूर्वानुमान लगाना है, फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग करनी है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं होती। टाइम सीरीज एनालिसिस यूज़ होता है, वेरिएंस एनालिसिस यूज़ नहीं होता, रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन बना के फॉरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में, और इनपुट आउटपुट एनालिसिस में भी इक्वेशंस बना के एक बॉक्स फॉर्म में कैलकुलेशन होती है जिससे कि फ्यूचर को एस्टिमेट करती है।
वेरिएंस में कोई एस्टिमेशन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो एक्चुअल कॉस्ट है, वेरिएंस एनालिसिस में एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिजल्ट की बात हो रही है तो एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट से, और जो इनमें वेरिएशन होता है यानी कि जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, अगर वो फेवरेबल है तो उसके रीज़न फाइंड आउट करके उसे फ्यूचर में अप्लाई करते हैं ताकि उससे ज़्यादा एडवांटेज उठा सके। और अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो ये देखा जाता है कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से एस्टिमेटेड से ज़्यादा आपका कॉस्ट आ गई, यानी कि आपने एज्यूम किया था कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए लेकिन कम कॉस्ट आई है, तो उसका रीज़न क्या है। कई क्वेश्चनों के आंसर जो है हम एज पर ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो वेरिएंस एनालिसिस ही ऐसी टेक्निक है जो डायरेक्टली फोरकास्टिंग में यूज़ नहीं होती, इनडायरेक्टली इसको फोरकास्टिंग में आप यूज़ करो, आप स्टैंडर्ड सेट करो कि इतनी कॉस्ट हो सकती है। बट अगर हमें 4 ऑप्शन में यूज़ करना है तो ए, सी और डी डायरेक्टली फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, और वेरिएंस एनालिसिस किसके लिए यूज़ होता है, इनडायरेक्ट के लिए। तो अगर कोई और ऐसा ऑप्शन इसमें होता जो कि फोरकास्टिंग के लिए किसी भी कंसर्न में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ ही नहीं होता या नन ऑफ दीज होता, तो उसके लिए हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेरिएंस एनालिसिस ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैचिंग करते हैं, डायरेक्टली इसका यूज़ फोरकास्टिंग के लिए नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई वी गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिक्योरिटी प्रीमियम इज, सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिलता है, जब आप शेयर इशू करते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये रिसिप्ट क्या है, रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट नहीं है, ये कभी कभी ही होती है। और कब होती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी रोज शेयर इशू नहीं करती, दैट्स वाई वी गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेक इवन पॉइंट इज, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे की इक्वल होती है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमें देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा है जो इस बात को जस्टिफाई करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 16, from the following detail calculate the taxable income of A assuming that he is not ordinary resident। आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 3 टाइप की इनकम टैक्सेबल होती है, अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था और टेबल बनवाई थी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 3 तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। पहली इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया रिसीव्ड एनीवेयर, ऐसी इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है चाहे वो कहीं भी मिली हो, नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है। इनकम एक्रू और अराइज एनीवेयर बट रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो कहीं भी जनरेट हुई है लेकिन रिसीव इंडिया में हुई है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। और तीसरी, ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल होते हैं, यानी कि जिनका बेसिक कंट्रोल मेजर कंट्रोल इंडिया के हेड ऑफिस से किया जाता है, वो भी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। सिर्फ ये 3 चीज़ें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, बाकी सब नहीं होते। अब देखिए कौन इन चीज़ों को, तीनों बातों को जस्टिफाई कर रहा है। रिसीव ₹1000 इन इंडिया विच एक्रू इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक्रू किए लेकिन इंडिया में रिसीव हुए हैं, ऐड करेंगे। अनटैक्स फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर विच वाज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर पहले की अनटैक्स इनकम है, पास्ट रेमिटेंस है, तो वो किसी भी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता। ये ना तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, ना तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, और ना ही ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इसको बोलते हैं पास्ट रेमिटेंस, यानी कि पास्ट की इनकम है, अनटैक्स है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया में लाई गई है तो उसके ऊपर
कोई भी रेजिडेंट टैक्स नहीं देता है। ₹2000 अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। इंडिया में अर्न हुए हैं, कहीं भी रिसीव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होंगे, टैक्सेबल। ₹10,000 अर्नड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट इन इंडिया। अर्नड भी बाहर हुए, रिसीव भी बाहर हुए, बाद में इंडिया में लाए गए हैं, रेमिटेंस किए गए हैं, इसके ऊपर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। इसके ऊपर सिर्फ कौन देगा टैक्स, इसके ऊपर टैक्स देगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि ये पास्ट नहीं है, ये करंट इनकम है जो कि बाहर ही एक्रू हुई, बाहर ही रिसीव्ड हुई, लेकिन इंडिया में लाई गई है, तो इसके ऊपर टैक्स सिर्फ कौन देगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि नॉट ऑर्डिनरी की टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर कैलकुलेट होगी, तो 1000 प्लस 2000 यानी कि टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 3000। देखिए 3000 कौन से ऑप्शन में है, 3000 हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जो आपने पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर करके आपको पता चलता है। अदरवाइज आप उसको रट्टा मारोगे, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो अभी तक, तो आप ये देखोगे कि आपको अपनी नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ के आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन केस द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं जो कि क्वांटिटी और वैल्यू होती है मटेरियल की, एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, नॉर्मल लॉस लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं, और आउटपुट लिखते हैं। और अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, तो वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है डेबिट में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज होती है नॉर्मल वेस्टेज की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसे समझना कैसे, पहले तो ध्यान रखिए कि कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से बढ़ती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ। देखिए जब आप निकालते हो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, तो हम क्या कहते हैं, टोटल वैल्यू। कॉस्टिंग आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आपको ये चीज़ें रिलेट कर पाओगे। टोटल वैल्यू माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, और कई बार नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू भी रियलाइज नहीं होती है, जीरो होती है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। और इससे जो निकलता है वो निकलता है एबनॉर्मल लॉस की पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। और ये जो एबनॉर्मल लॉस की पर यूनिट वैल्यू होती है, इसी को हम किस में यूज़ करते हैं, आउटपुट में भी। आउटपुट की पर यूनिट वैल्यू के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो देखिए पर यूनिट वैल्यू, एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उसकी पर यूनिट वैल्यू और आउटपुट की पर यूनिट वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल लॉस से पर यूनिट वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। किससे फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज किससे होगा, नॉर्मल वेस्टेज से। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉर्मल वेस्टेज होगा कॉस्ट उतनी ही कम वैल्यू में डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल सपोज वैल्यू है 100 और नंबर ऑफ यूनिट है 20, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई, 5। सपोज कॉस्ट है 100 और इसमें से नॉर्मल जो लॉस है वो हो गया 10 यूनिट, सपोज 10 यूनिट हो गया, तो 20 माइनस 10, अब 100 रुपीज़ कितने में डिवाइड हो रहे हैं, 10 यूनिट में डिवाइड हो रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पे 5 रुपीज़ पर यूनिट थी, यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट हो गई, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम आउटपुट से लेस करते हैं, और जितना ज़्यादा नॉर्मल लॉस होता है बची हुई कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट होती है उतनी ही कम नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो
नॉर्मल वेस्टेज की वजह से इंक्रीज होती है। आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि क्यों होती है, क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैड डेब्ट्स दैट हैव बीन राइट ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आते हैं, क्योंकि बैड हो गए हैं उसका सारा ट्रीटमेंट करके हम उसे पिछले साल जब भी वो बैड हुए थे, पिछले 2 साल पहले या जब भी बैड हुए हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा एक्सपेंसेस दिखा चुके हैं। तो जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। और आपको पता है एंट्री क्या होती है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? उसने पूछा किस में क्रेडिट करते हैं, तो इसको क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, convert the annual trend equation y is equal to 30 plus 3.6x into monthly trend equation। ये स्टेट्स का क्वेश्चन है। आपको ये ट्रेंड इक्वेशन दी हुई है एनुअली, आपको कन्वर्ट करना है मंथली। तो सबसे पहले प्रोसीजर सीखिए। अगर आप एनुअल इक्वेशन को, ट्रेंड इक्वेशन को मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये सपोज एनुअल इक्वेशन है आपकी, इसको आपको मंथली में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए अपॉन 12 प्लस बी अपॉन 144 x, ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको एनुअल से मंथली में ट्रेंड इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा a अपॉन 12 प्लस बी अपॉन 144 इंटू एक्स। तो अब आपको एनुअल दी हुई है, मंथली में कन्वर्ट करना है, तो इसको, ये a है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, और ये क्या है आपका? bx, यानी कि 3.6b है, इसको किससे डिवाइड करोगे? 144 से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले तो यहीं से देखते हैं। 30 को 12 से किया 2.5, तो ये एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। अब देखते हैं 144 से इसको 3.6 डिवाइडेड बाय 144, इसको सोल्व करोगे, यू विल गेट 0.025x। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि एनुअली से मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? ए को 12 से डिवाइड और बी को 144 से डिवाइड। और वाइस वर्सा सिचुएशन हो, अगर मंथली से एनुअली कन्वर्ट करना हो तो ए को 12 से मल्टीप्लाई और बी को 144 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 20, the process of selecting a course of action out of alternative course of action to solve a problem is known as। आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से एक चीज़ को चूज करना, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, if prime cost is 20,000, factory overhead are 25% of prime cost and office overhead are 80% of factory overhead, then the office cost would be। देखिए प्राइम कोस्ट आपको गिवन है 20,000, फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड है 25% ऑफ प्राइम कोस्ट। 25 का मतलब है 1/4, 20,000 का 25% यानी कि 5,000, तो आपका वर्क कॉस्ट कितना आ गया? 25,000। 25,000 आपका क्या आ गया? वर्क कॉस्ट प्लस
ऑफिस ओवरहेड क्या कह रहा है, 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 5000 का कितना कह रहा है ये 80%, कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 यानी कि 4000। आपसे पूछा है ऑफिस कोस्ट, इसको ऐड कर दोगे वर्क कोस्ट में ऑफिस ओवरहेड को तो क्या आ जाएगा ऑफिस कोस्ट, यानी कि ऑफिस कोस्ट कितनी आ गई 29,000। कौन से ऑप्शन में है 29,000, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर्ड बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज, ऐसा मेजर्ड जो कि हर एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है वो कौन सा है। रेंज क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द राइट आंसर, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो इसने तो दो ही वैल्यू ली। क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो क्वार्टाइल ले रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन को क्वार्टाइल में यूज नहीं करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, इसमें भी क्योंकि क्वार्टाइल में सिलेक्टेड ब्रैकेट को लेके उसी से कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें x और f होता है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है f x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। अगर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, और इनडायरेक्ट में और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, आप इस तरह से भी यूज़ करते हो समेशन fx स्क्वायर माइनस समेशन fx का होल स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसमें सारे ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है तो उसको शॉर्ट रन लॉ कहते हैं, और शॉर्ट रन लॉ में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में तेजी से बढ़ता है जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरी में धीरे धीरे बढ़ता है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और थर्ड स्टेज में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, डिक्लाइनिंग लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग रिटर्न। तो 3 नाम होते हैं, या फिर इसके और भी अलग तरह से कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग रिटर्न, यानी कि घटना स्टार्ट हो जाता है। पहली स्टेज में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, दूसरी स्टेज में घटती हुई दर से बढ़ता है, और तीसरी स्टेज में घटना शुरू हो जाता है। इसको शॉर्ट रन लॉ कहते हैं, जिसमें कि 2 फैक्टर हम कंसीडर करते हैं स्टडी में। एक होता है कैपिटल जो कि फिक्स फैक्टर होता है, और एक होता है लेबर जिसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो आपसे पूछा हुआ है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से, तो सिर्फ क्या बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये बोलता कि भाई वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट से, तो वो क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। तो बहुत तरह से आता है, बस आप ध्यान रखना जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की बात आती है वो शॉर्ट टर्म लॉ है, और शॉर्ट टर्म लॉ में कांस्टेंट कोई स्टेज नहीं होती, उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, और डिक्लाइनिंग रिटर्न होता है। 3 स्टेजेस हमेशा यूज होती है। लॉन्ग रन लॉ में इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, उसमें 3 होती हैं जहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन नेचर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सही बात है, क्योंकि जो मैनेजीरियल अकाउंटिंग है वो मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। मैनेजीरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है उनको यूज़ किया जाता है, ये भी सही बात कह रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, ये गलत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को यूज़ किया जाता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से ली जाती है, और क्वालिटेटिव चीज़ों को लेके बेटर डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसलिए मैनेजरियल अकाउंटिंग में बेटर और रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यस ट्रू है, क्योंकि आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी स्टेट्स का है, अभी हमने स्टेट्स डिस्कस नहीं किए। अगर आपसे एट्रीब्यूट की बात करा, और ये जो टॉपिक है ये एमकॉम की स्टेट्स में आता है मोस्टली, एट्रीब्यूट्स से आपको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? 3 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है एट्रीब्यूट की हेल्प से, तो फॉर्मूला होगा 3 की पावर n, और n क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे 3 है, एट्रीब्यूट कितना कह रहा है? 3 एट्रीब्यूट्स, तो 3 की पावर 3, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा कई बार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास अल्टीमेट क्लास का। ये तो एट्रीब्यूट की बात आ रही है, एट्रीब्यूट देके आपको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस पूछ लेता है, तो फॉर्मूला है 3 की पावर n। लेकिन अगर आपसे पूछे अल्टीमेट क्लासेस, एट्रीब्यूट दिए हो और उससे क्या निकालना हो? अल्टीमेट क्लासेस। एट्रीब्यूट की हेल्प से अगर अल्टीमेट क्लासेस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यानी कि जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट कितना है? 3, तो उसमें अल्टीमेट क्लास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमसे एट्रीब्यूट देके टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अगर पूछा हुआ है 3 की पावर n, n होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जितने भी दिए हुए हैं। अगर अल्टीमेट क्लास पूछा हुआ है तो उसके लिए 2 की पावर n, हमें एट्रीब्यूट 3 दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द बेसिक ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स किसके बेस पे निकाला जाता है? आपको अगर याद हो तो हम क्या करते थे? फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, whichever is higher but maximum to standard rent, यहाँ से हमारा क्या निकलता था? एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को मैच करते से एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एनुअल वैल्यू का मतलब है एनुअल रेंट रिसीव्ड। एनुअल क्या? रेंट है, कितने टाइम ऑक्यूपाई रहा, कितने टाइम लेट आउट रहा, वो सारी एजम्पशंस
डिडक्शन बाद में लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करते थे। विच एवर इज हायर उससे हमारा क्या निकलता था, ग्रोस एनुअल वैल्यू। फिर वहाँ से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते थे, आपका आ जाता था नेट एनुअल वैल्यू। आपसे पूछा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, अगर हम बेस की बात करें टैक्स की, तो वो क्या होगा, एनुअल वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गिवन नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है, रेंट रिसीव तो है नहीं, स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इसमें तो आपको पता है कि यहाँ तक स्टैंडर्ड रेंट तक लिमिट होती है। फिर कंपेयर करते हैं एनुअल रेंट, विच एवर इज़ हायर। और अगर उनमें से भी चूज़ करना है, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, यानी कि एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करा, आपकी टैक्स लायबिलिटी वो डिपेंड करी एनुअल वैल्यू के ऊपर। यानी कि 26 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट में करते हैं बाकी क्वेश्चंस।